हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये वही स्पेशल सेशन है जो प्रीवियस ईयर के एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन पर आधारित है। पिछले दिन इस श्रृंखला के सेट 31 का आंसर आप तक पहुंचाया गया। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन के जो डिटेल एक्सप्लेनेशन थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी दुविधा या कुछ भी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि पूछना चाहिए या आपके मंतव्य या विचारों से वो अलग हो गया है, कहीं कुछ कंट्राडिक्शन आपके मन में है, तो नीचे लिख करके मुझे सूचित जरूर करें। वैसे बच्चे जो अभी इसमें पीछे चल रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप सेट को पीछे से ही बनाते रहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो करंट एपिसोड आता है उसको साथ में करें और पीछे को बैकअप के तौर पर आप करते रहें। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सेट 32 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही आज इंटरेस्टिंगली जब मैं कमेंट देख रहा था तो एक बच्चे ने सवाल भी किया है और वो सवाल मैं कई बार बता चुका हूं। बहरहाल उसे भी मैं यहां पर डिस्कस करता जाऊंगा क्योंकि ये एपिसोड बहुत छोटा है। इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो इससे पीछे जितने भी 31 सेट हुए हैं उसमें किसी एक सेट में उस सवाल को मैं करा चुका हूं, तो सेट का लेंथ छोटा होने की वजह से उस कमेंट का जवाब यहां पर मैं आज शामिल कर देता हूं। वैसे बच्चे जिन्होंने सेट 32 को सॉल्व नहीं किया है, वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले क्वेश्चन डाउनलोड करिए, बनाइए और फिर मेरे साथ आकर के आंसर मिलाइए और एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार आपने क्या सोचा, कौन सी ऐसी बात रही जिस वजह से उस क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क हो गया। चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सेट 32 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेट 32 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं देख रहा था कॉमेंट तो मुझे एक कॉमेंट जो है वो 31वें जो सेट है, जो आंसर है उसके नीचे दिख गया और बड़ा ही आसान सा है, पहले उसका जवाब कर लेते हैं। देखिए पूछा गया है, नैन्सी ने शायद पूछा है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इसका प्रयोग कहां करते हैं। तो देखिए इसके बाद एक नाउन यूज होता है, ठीक है, ये हमेशा से होता है। तो यहां देखिए अ नंबर और द नंबर, ये भी एक नाउन है, नाउन की तरह यूज हो रहा है यहां पर, ठीक है, बीच में प्रपोजिशन है और इधर नाउन है, ठीक। साथ में ये जो ऑफ है, इस दोनों का प्रयोग यहां पर सिलेक्शन के लिए हुआ है। तो आपको पता है कि जब कभी भी हम ऑफ का प्रयोग सिलेक्शन के लिए करते हैं तो मैंने कहा था कि उसके बाद आने वाला नाउन जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एरर में इस पर सवाल पूछा जाता है कि आपको सिंगुलर नाउन देगा, बोलेगा एरर चेक कीजिए। तो बड़ा ही आसान है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम ऑफ का प्रयोग सिलेक्शन के लिए करते हैं, अ नंबर भी ले रहे हैं तो इसी में से, द नंबर भी ले रहे हैं तो इसी में से, तो यहां पर दोनों केस में जो है वो आपका नाउन जो है वो प्लूरल होगा। अब रही बात कि इसके बाद जो हम वर्ब यूज करेंगे वो कैसा होगा। अब सेंटेंस आगे लिखना है तो वर्ब यूज करना है। तो चूंकि यहां जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो ये एन, पी और एन, इसी का कॉम्बिनेशन है दोनों में। इसमें भी है प्रेपोजिशन, ये भी है और नाउन यहां पर भी है, आपको ये दिख जाएगा, है ना, ये। तो मेरा वर्ब इसके हिसाब से एक्ट करेगा, मतलब है पहले वाले नाउन के हिसाब से एक्ट करेगा। इसको समझिए कि जिस किसी भी परिस्थिति में आपको ये कॉम्बिनेशन दिखेगा, अ नंबर ऑफ प्लस नाउन, तो वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा। द नंबर ऑफ प्लस नाउन, वो नाउन भी प्लूरल होगा। अब रही बात कि इसके बाद हम वर्ब का यूज करेंगे तो वो कैसा होगा।
वो इसके नेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि एनपीएन के केस में हम जानते हैं कि पहला जो नाउन होता है उसी के हिसाब से। तो ये जो द लगा हुआ है ये बता रहा है डेफिनेट नंबर। क्या बता रहा है? डेफिनेट नंबर। और ये होता है सिंगुलर। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगुलर। और ये जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो इससे पता चलता है कि ये इंडेफिनिट नंबर को एक्सप्रेस कर रहा है। और जैसे ही इंडेफिनिट नंबर को एक्सप्रेस करेगा तो ये हो जाएगा प्लूरल, और इसीलिए यहां जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, अब इसका प्रयोग है कि इसको हम किस सेंस में प्रयोग करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसका प्रयोग हम करते हैं बहुत के सेंस में। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत, और इसका मतलब होता है की संख्या। ध्यान रखिएगा कि अगर हम कहते हैं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन एडमिशन, तो मतलब है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव, ध्यान रखिएगा बहुत के सेंस में इसका मीनिंग आएगा, है ना। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन एडमिशन। दूसरे में क्या कहेंगे? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग मतलब है विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। तो उम्मीद करता हूं इस दोनों का प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अ नंबर ऑफ का सेंस आता है बहुत, द नंबर ऑफ का सेंस आता है की संख्या। पहले वाले केस में यानी अ नंबर के साथ, द नंबर के साथ, ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन है वो प्लूरल होगा। अ नंबर के साथ चूंकि वो इंडेफिनिट नंबर एक्सप्रेस करता है इसलिए वो प्लूरल होगा। द नंबर डेफिनेट नंबर एक्सप्रेस करता है इसलिए उसके साथ क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर होगा। उम्मीद करता हूं नैन्सी आपकी समस्या का समाधान मैं कर पाया होऊंगा। चलिए यहां पर अब आज के सेट 32 को देखते हैं। इसमें जो पहला सवाल है पहला सवाल 469 है, चूंकि हमने जो है 468 तक कर लिया है। अब यहां पर जो कॉर्पोरेशन बैंक पीओ एग्जाम 29/5/2011 है, इसके जो 69, 70, 71, 72 ये सारे सवाल मैंने करा दिए हैं। ये आपको सेट 21 में मिलेगा। सवाल नंबर है आपका 8। 70 जो है 470 ये भी आपको मिलेगा सेट 21 में। सवाल नंबर है 9। 71 ये है सेट 21 में, सवाल नंबर है 10। ठीक है, और 72 ये भी आपको मिलेगा सेट 21 में और सवाल नंबर है 11। ये ध्यान रखिएगा कि मैं क्वेश्चन यहां पर क्यों दे दिया, आपके मन में ये होगा तो चूंकि एडिट करने वाला जो बंदा है नहीं ध्यान में रहा और ये 4 क्वेश्चन चला गया, हड़बड़ाहट होती है, प्रेशर होता है, तो उस वजह से यहां पर है। वैसे बच्चे जो नए हैं जिन्होंने सेट 21 नहीं देखा है आप वहां पर जाकर देखिए। सेट 21 के 4 सवाल 8, 9, 10, 11 ये आपके सेट 32 का 469, 470, 471 और 472 का आंसर है। चलिए अब है IBPS CWE SO एग्जाम 2012 जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसके लिए है, और ये सवाल है 473वां। चलिए हम यहां से आपको एक्सप्लेनेशन जो है आपके लिए रखते हैं। 473 473वां सवाल है और सवाल आपको वहां पर दिखेगा। देखिए क्या कह रहा है। द थर्ड सीजन ऑफ द पॉपुलर टीवी शो विल एंड्स। और आपको पता है बड़ा ही आसान सा है, ये गलत नहीं होना चाहिए। मॉडल वर्ब प्लस ओरिजिनल वर्ब फॉर्म है ना, तो इसके साथ हम V5 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहां जो लिखा हुआ है विल एंड्स, इसमें ये S नहीं होगा, यहां पर इसको हटा करके हम इसकी जगह पर एंड लगाएंगे और तब ये सवाल जो है इसका ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि द थर्ड सीजन ऑफ द पॉपुलर टीवी शो विल एंड, और इसीलिए जो 73 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा है? तो कंसेप्ट लगा है कि जब कभी भी हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं
तो उसके साथ वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसमें हम किसी भी यानी V2, V3, V4 या V5 में से कुछ भी नहीं रख सकते हैं, सीधे सीधे रखा जाता है। पास्ट पार्टिसिपल V3 हम रखते हैं जब हम पैसिव में यूज करते हैं, या नहीं उसके साथ अगर हम हैज हैव का प्रयोग करके आगे लिखें, हैज नहीं हैव का प्रयोग करके आगे लिखेंगे तब हम प्रयोग करते हैं। चलिए 74वां सवाल देखा जाए। कह रहा है द वेबसाइट which does not accept advertisements and is funded entirely by donations describes itself as the 5th most popular website on the planet। अब देखिए यहां पर दोबारा रिपीट किया गया है, और मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमें एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखना होता है तो उसको हम रिपीट नहीं करते हैं, पहली बार में लिख देते हैं, दूसरी बार में सिंगुलर के लिए हम वन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए हम वंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं दिस इज रेड कार, आई लाइक ब्लू वन। हम यहां पर फिर दोबारा ब्लू कार नहीं कहेंगे, दिस इज रेड कार, आई लाइक ब्लू वन। प्लूरल में कहें दीज आर रेड कार्स, आई लाइक ब्लू वंस। These are red cars, I like blue ones। तो यहां पर जो दोबारा लिखा गया है मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट नहीं, मोस्ट पॉपुलर वन ऑन द प्लैनेट। डी वाले सेक्शन में क्या करेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। करेंगे क्या कि पॉपुलर के बाद जो वेबसाइट दोबारा लिखा गया है उसको हम वन वहां पर उसको हटा देंगे, उसकी जगह पर वन लिखेंगे। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब कभी भी किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन को दोबारा लिखना होता है, रिपीटेशन के केस में हम उसको रिपीट नहीं करते हैं, सिंगुलर के लिए वन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए वंस का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए 74वें का जो आंसर हो गया वो हो गया आपका डी। चलिए 75वां सवाल देखा जाए, और मुझे लगता है कि ये आप आसानी से बना दिए होंगे इसको। कह रहा है कि एज शेयरिंग क्राइम स्टैटिस्टिक्स फॉर द ईयर 2011 the commissioner admitted that there had been an undue delay in the setting up on an anti-narcotics cell। यहां पर as की जगह पर while का प्रयोग करना ज्यादा appropriate है। while का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी काम को आप कर रहे हो और उसी बीच में कुछ दूसरा हो, है ना, किसी चीज को आप कर रहे हो उसी बीच में दूसरा कुछ हो, तब हम while का प्रयोग करते हैं। एज का प्रयोग कुछ एक सिचुएशन में ऐसा देखा जाता है, बट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन की बात करेंगे तो वहां पर while रखना ज्यादा उचित है कि while sharing crime statistics for the year 2011, मतलब उसी दौरान उनको हुआ कि द कमिश्नर एडमिटेड दैट, और तब जाकर के सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 75वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। हम क्या करेंगे, एज को हटाएंगे और वहां पर करेंगे while का प्रयोग और तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए 76वां सवाल देखा जाए, 76th। कह रहा है द मून मे बी द बेस्ट प्लेस टू लुक फॉर एलियंस एज देयर। ये एलियंस के लिए है तो उसके हिसाब से देयर ठीक है। फुटप्रिंट्स ऑन देयर सरफेस। अब सरफेस किसका, तो मून का सरफेस, और जब मून का सरफेस करेंगे तो यहां पर देयर लिखना बिल्कुल अनुचित है। क्या होगा, इट्स सरफेस। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब कभी भी हम सिंगुलर के लिए हेल्पर यूज करते हैं तो सिंगुलर ग्रुप का करते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं तो प्लूरल ग्रुप का करते हैं। कई बार ऐसे सवाल आए हैं जहां पर बैंक्स रहा है तो हमने देयर यूज किया है, बैंक रहा है तो इट्स प्रयोग किया है। सेम वही चीज यहां पर है, समझने वाली बात है। कह रहा है द मून मे बी द बेस्ट प्लेस टू लुक फॉर एलियंस एज देयर फुटप्रिंट्स। किसका, एलियंस का। ऑन देयर सरफेस, अब सरफेस किसका, मून का, ऑन इट्स सरफेस, नॉट देयर। और इसीलिए जो 76वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहां पर जो देयर लिखा गया है वो गलत है, मून सिंगुलर है, उसका सरफेस इट्स सरफेस, और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 77। The judge advised the government to have metered auto rickshaws across the state while recounting his personal experience where an auto rickshaw driver
मेड हिम। और मैंने आपको कॉजेटिव पढ़ाने के दौरान बताया था कि मेक के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ये वहां पर और सारे भी वर्ब थे, मैंने कहा था लेट के लिए कहा था, मेक के लिए कहा था। तो सीधा सीधा ये ध्यान रखिएगा कि हर एक बात जो वहां पर लागू है वो इधर भी लागू होगा। तो क्या है, और एक एक्चुअली क्या है कि वो पॉजिटिव ही है कि मेड हिम वेट, नॉट टू वेट। यहां से क्या करेंगे, हिम के बाद जो है वो टू यहां से हटा देंगे, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मेड हिम वेट। हम इसके साथ बेयर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए जो 77वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और मैं यहां पर आप सबसे जानना चाहता हूं कि आप सब में से किस किस का ये सही हुआ है, क्योंकि ये बताता है कि आप रेगुलर जो सेशन आ रहा है ग्रामर का उसको ध्यान से देख रहे हैं या नहीं। देखिए, हर तरफ से मैं जितने भी एपिसोड्स यहां पर लेकर के आ रहा हूं, जितने भी सेशंस चलाए जा रहे हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो या फिर ग्रामर के सेशंस हो, मैंने आनन फानन में नरेशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य आप समझ सकते हैं, आगे एसएससी सीजीएल की मेन एग्जामिनेशन है, वहां पर बच्चों को इससे मदद हो सकती है, इसलिए वॉइस पहले कराया, फिर नरेशन को आनन फानन में कराया और एरर स्पॉटिंग अभी उसका रोक रखा है। ये प्रीवियस ईयर के सेशंस को मैं ज्यादा प्रायोरिटी देकर के करा रहा हूं, क्योंकि आगे क्लर्क वाली एग्जामिनेशन है, बच्चों को उसमें मदद मिलेगी, साथ में एसएससी में भी ये पूछा जाता है। तो मेरे इंटेंशन को समझिए और आप भी इसको देखिए जरूर, ये आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा। आपको अगर लगता है कुछ भी यहां पर फेरबदल करने की जरूरत है या कुछ मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप लिख करके मुझे जरूर बताइए। मैं यहां पर आप सबसे कह रहा हूं कि 77 का जो स्टेटस है आपका गलत है सही है, वो मुझे लिख करके बताइए। और अगर आपका गलत है तो एक बार फिर से चिंतन करने की जरूरत है, आप उस एपिसोड को देखिए। पॉजिटिव में मैंने बताया था कुछ एक वर्ब्स हैं जिसके साथ हम बेयर इस्तेमाल करते हैं, ये क्लियर किया है। तो यहां पर 77 का क्या हो जाएगा, डी। हम क्या करेंगे, हिम के बाद जो वेट से पहले टू लगा हुआ है उसको हटा देंगे और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। चलिए 78वां सवाल देखा जाए, 78th क्या कह रहा है, कह रहा है द कंपनी एम्स टू नियरली डबल इट्स रेवेन्यूज ऑन द बैक ऑफ अ स्ट्रॉन्गेस्ट। देखिए, अ के बाद कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट यहां पर लिखना गलत है। क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट पाइपलाइन। स्ट्रॉन्गेस्ट लिखेंगे तो एक नहीं, वहां जब कोई भी कह रहा है कि मतलब क्या कह रहा है कि द कंपनी एम्स टू नियरली डबल इट्स रेवेन्यूज ऑन द बैक ऑफ अ स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट पाइपलाइन। कंपनी की सबसे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, एक मतलब मजबूत जो है प्रोडक्ट पाइपलाइन वो यहां पर करना चाह रहा है। तो सिंपल सी बात है, अ स्ट्रॉन्गर नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट, यहां पर ये लिखना बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए जो 78वें का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। हम यहां क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। वैसे भी आपको ध्यान रखने के लिए मैं बता दूं कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर कि उसके पहले द लगा हुआ है। आपके मन में हो रहा होगा कि सर यहां पर हम द क्यों नहीं लगा सकते, वो मीनिंग को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेगा। जब जरूरी तो नहीं है कि कंपनी के पूरे लाइफ में वो एक ही तरह का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है प्रोडक्ट लेकर के आए, बार बार सिचुएशन के हिसाब से प्रोडक्ट बदलते रहते हैं, तो वो वहां पर ज्यादा बेहतर मीनिंग देगा स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट पाइपलाइन, और तब जाकर के जो है ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और इसीलिए 78वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 79वां क्या कह रहा है कि द वुमन दैट हैड किडनैप्ड अ चाइल्ड हैज नाउ बीन एप्रीहेंडेड एंड इज बीइंग हेल्ड इन सिटीज जेल। अब कह रहा है द वुमन दैट हैड किडनैप्ड, क्यों लिखे, सीधा सीधा लिखेंगे ना, हु किडनैप्ड, या दैट हैड को हटा करके अगर हम हु लिख देते हैं तो ये अच्छा मीनिंग देगा, ठीक है। और वैसे भी क्रम अगर आप देखिएगा तो परफेक्ट से किडनैप्ड अ चाइल्ड हैज नाउ बीन एप्रीहेंडेड, तो उससे पहले है तो हम पास्ट सिंपल में लिखें। हम एक ही बार में पास्ट परफेक्ट क्यों लिखें, साथ में जब ये पर्सन है तो उसके साथ हम हु का प्रयोग कर सकते हैं, हम दैट का प्रयोग क्यों करें। जब क्लियर यहां पर सेंस आ रहा है कि भाई एक रिलेटिव प्रोनाउन जो हु का प्रयोग होगा, हम सीधा सीधा उसको क्यों ना लिखें। और हैड जो है वो सीक्वेंस में फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए दैट और हैड को हटा करके वहां पर हम हु का प्रयोग करेंगे। और इसीलिए जो 79th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सबसे पहली गलती तो यहां पर यह दिखना चाहिए कि क्लियर कट है कि जब पर्सन को का प्रयोग किया गया है और उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो हम हु का प्रयोग करेंगे, जब क्लियर कट सेंस वहां पर दे रहा है।
दूसरी बात है कि हम जब सेंटेंस में टेंस का सीक्वेंस देख रहे हैं तो कह रहा है कि हैज नाउ बिन एप्रीहेंडेड, तो उससे पहले है, किडनैप की घटना जो है उससे पहले की है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट से पहले की घटना है तो हम क्यों नहीं पास्ट सिंपल लिखे, सीधा सीधा पास्ट परफेक्ट लिखना वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वहां से हैड भी हटेगा और दैट भी हटेगा, और इसीलिए 79th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 480 कह रहा है रोज ग्रोअर्स इन दीज सिटीज आर वेकिंग अप to the benefits of collective action. Rose growers in these cities are waking up to the benefits of collective action. यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, रोज ग्रोअर्स है उसके लिए आर लिखा हुआ है, आर है तो वेकिंग अप लिखा हुआ है, बिल्कुल यहां पर सारे के सारे कॉम्बिनेशन सही है और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। 80 में कोई भी गड़बड़ी यहां पर नहीं है। कह रहा है अगला सवाल देखा जाए 81 क्या कह रहा है कि द मिनिस्टर विल हैव अ टफ टास्क इन हिज हैंड्स वेयर 3 डिफरेंट रिकमेंडेशंस फॉर दिस ईयर्स रेट रीच हिज डेस्क। अब यहां पर है कि द मिनिस्टर्स विल हैव अ टफ टास्क इन हिज हैंड्स, वेयर नहीं व्हेन, यहां पर क्या होना चाहिए व्हेन, ये गड़बड़ी है जब, यहां बिल्कुल ये वेयर नहीं, जहां पर का है नहीं, समय की बात कह रहा है कि द मिनिस्टर्स विल हैव अ टफ टास्क इन हिज हैंड्स व्हेन, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। हम क्या करेंगे इसमें वेयर को हटा देंगे और उसकी जगह पर व्हेन का प्रयोग करेंगे और तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, इसीलिए जो 81वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला सवाल देखा जाए 82वां कह रहा है द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो कुड पॉसिबली अनडू द ग्रोथ दैट फॉलोड द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ 1991। द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो कुड पॉसिबली अनडू, कुड के बाद V1 लगा हुआ है, ठीक है, द ग्रोथ दैट फॉलोड द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ 1991। यहां पर कोई भी जो हिस्सा है ए बी सी या डी उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, और फिर से 82 का जो आंसर है वो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। देखिए मैं समझता हूं बहुत सारे बच्चे यहां पर अभी भी अटक रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बस यही भरोसा दिला सकता हूं करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। एक तो ये कि प्रैक्टिस करते रहना है, दूसरा क्या है कि धीरज यानी कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है आपके लिए, बिल्कुल अधीर नहीं होना है। अधैर्य हो जाएंगे कि अब मेरे से नहीं होगा, मैंने इतने सेट बना लिए, 30 सेट बना लिए, अरे भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5-5 सालों से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको भी 5 साल लगेंगे, बट अपना धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा ना, आपके करने में एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी, तो आपका ध्यान भटकेगा, आपसे गलती होगी, इसलिए एकाग्र होकर के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाएंगे और उम्मीद करते हैं अभी तक बहुत कुछ सुधार हुआ होगा। बिल्कुल चलिए इस सेट का और आज के सेशन का आखिरी सवाल 83 कह रहा है इन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी अ टीम ऑफ साइंटिस्ट्स। जैसे ही अ टीम लिखा हुआ है यहां पर हैव लिखना बिल्कुल गलत है, क्या हो जाएगा, यहां पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैव को हटा देंगे, हैव का प्रयोग बिल्कुल गलत है, इस सिनेरियो में यहां पर संदर्भ नहीं बैठेगा फिट। इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज, है ना, यहां पर हो जाएगा हैज, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 83 का वो हो जाएगा बी। क्यों, क्योंकि अ टीम और एनपीएल लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, तो यहां पर हैव की जगह पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। फाइनली जो 83 का आंसर होगा वो होगा बी। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में मौजूद 15 क्वेश्चन, वैसे शुरुआत के 4 क्वेश्चन तो पुराने सेट के हैं, बट आपके लिए तो ये 15 थे, आप वहां से उसका आंसर देख करके मिलाइए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे। आप अपने मार्क्स मुझे नीचे लिख करके सूचित जरूर करें, और एक्सप्लेनेशन के दौरान कोई भी समस्या रही हो, कोई बात जो कि आपके मन में दुविधा पैदा कर दिया हो, या आपको लग रहा हो कि यहां पर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वो भी लिख करके मुझे सूचित जरूर करें। कोशिश करेंगे कि यथासंभव जल्द से जल्द उसका आंसर आपके सामने उपलब्ध करेंगे हम।
साथ में जिस तरीके से नैन्सी ने अभी अपने सेट के नीचे सवाल लिखा है, वो कभी सेट बना रही होंगी या पुरानी कुछ बात होगी याद आया, तो मैं हर बच्चे से कहता हूं कि अगर आपके मन में एरर स्पॉटिंग को बनाने के दौरान कुछ भी ऐसा सवाल रहता है तो आप लिखिए। मैं सेशन शुरू करने और शूट करने से पहले उसको उसमें शामिल कर दूंगा, तो उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जुड़े नहीं रहेंगे चैनल पर, वीडियोस को शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे, तो आपका विकास मेरी ओर से, आपका डेवलपमेंट कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा जो है वो काफी कठिन हो जाएगा। इसको आसान बनाना है तो चैनल के साथ जुड़िए, मन से पढ़िए और जो सवाल आपके मन में आता है आप नीचे लिख करके सोचिए, जरूर करिए। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। समय है यहाँ से विदा लेने का। मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि अपनी पढ़ाई से ध्यान नहीं भटकाइएगा। धीरे धीरे ही सही, कुछ देर ही सही, लेकिन पढ़ाई प्रत्येक दिन होना चाहिए। नियमितता बहुत जरूरी है। बहुत जल्द आपके सामने एक और रोचक एपिसोड के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।